बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी जितनी सीनियर लीडरशिप है खान साहब के साथ एक डिटेल डिस्कशन हुई। माशाल्लाह खान साहब जो है ना पूरी एनर्जी में हैं, कमिटमेंट और स्पिरिट हाई है। और लेकिन इस मौके पे मैं कम से कम इतना ज़रूर कहूँगा कि जो जेल इंतज़ामिया रवैया रख रहा है कि हमें जितना हमारा टाइम होता है वो टाइम भी नहीं देता, फिर 40 मिनट जो है ना जो है 50 मिनट से 40 मिनट बना देते हैं और बात भी करने की में जो है मुसलसल बैठे रहते हैं। तो ये मैं इसकी मजम्मत भी करता हूँ और ये मुतालबा करता हूँ उसके बारे में जो है ना हमने कंटेम्प्ट में भी जाना है। इसके खिलाफ जो है ना हम कंटेम्प्ट कोर्ट में केस भी करेंगे कि जिस तरह हमारे साथ रवैया रखा जा रहा है। इमरान खान इस मुल्क का वज़ीर आज़म रहा है। इस वक्त जो है ना एक हमारे पास शिबली फराज साहब जो है ना सीनेट के अपोजिशन लीडर है। मैं कौमी असम्बली का स्पीकर रहा हूँ, ये हमारे साथ सेनेटर्स हैं। ये अपोजिशन लीडर रहे हैं शेख साहब सिंध असम्बली और सूबाई सदर है। मतलब ये मुल्क है, इस मुल्क को कानून के मुताबिक चलाना है। ये मुल्क को जिस तरह ये चला रहे हैं, जिस तरह बनाना रिपब्लिक बनाया है, ये किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। हम मजम्मत करते हैं और इस इशू पे हम अदालत में भी जाएंगे और हम जो है ना असम्बली के ऊपर फ्लोर पे भी बात करेंगे। तो दूसरी बात यह है कि ये बात बिल्कुल हम वाज़ेह करना चाहते हैं कि इस सिचुएशन से न हम डरते हैं, न हम डरेंगे, न हमें कोई खौफ है। हम हालात का मुकाबला करेंगे। खान साहब का जो इस वक्त मेन जो कंसर्न है ये किसानों के हवाले से तो हमारा और साहब बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है मुल्क में, तो इंशाअल्लाह ताला हम एक बड़े लेवल पे पूरी बार्स को अप्रोच कर रहे हैं। जो हमारे एलाइज हैं, इस सब एलाइज को हम साथ लेके चलेंगे। आज मैं लाहौर जा रहा हूँ, उसके बारे में पूरी डिटेल डिस्कशन हुई। हमने लाहौर बार में खिताब करना है, बात करनी है। वहाँ जो है ना हमारे जो जेल में ख़वातीन हैं, जो हमारे वहाँ लीडरशिप है, उससे मुलाकातें करनी है और अपनी पंजाब की पार्टी को एक मॉरल सपोर्ट देना है। इसके साथ साथ जो इस वक्त हो रहा है, जो सबसे बड़ा खान साहब ने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंसर्न शो किया कि जो हमारे बेसिस जो है ना इस वक्त अमेरिकन को दिया गया है। मैं ये मुतालिबा करूँगा कि फॉरेन ऑफिस इसके हवाले से अपनी वजाहत करे कि क्या वो किस मकसद के लिए हैं, और अगर उन्होंने यहाँ अमेरिकन को जो है ना बेसिस दिए, हम उसकी मजम्मत भी करते हैं, इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाएंगे और असम्बली के फ्लोर पे भी, सेनेट में भी, नेशनल असम्बली में, जितने फ्लोर में उसके उठाएंगे। क्योंकि यही बात थी कि इमरान खान ने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, कि मैं अपनी धरती पे, अपने मुल्क पे किसी को अड्डे नहीं दूंगा। हम मजीद किसी जंग का मुतामिल नहीं हो सकते। हम इस मुल्क में अमन चाहते हैं और अमन तब होगा कि हमारा मुल्क अपने फैसले आप करेगा। इसलिए हम जो है ना इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और हम मुतालिबा करते हैं फॉरेन ऑफिस की वजाहत करें इसकी कि अड्डी क्यों दी गई हैं और इस अड्डी की बुनियाद पे क्या एग्रीमेंट है। अगर अड्डी दी है तो उसने पार्लियामेंट में क्यों नहीं लेके आए हैं। हम इसकी मजम्मत करते हैं और इसके खिलाफ जो है ना भरपूर अपनी आवाज़ उठाएंगे। साथ साथ जो है इस वक्त आपको पता है कि खान साहब ने भी कि जो अफगानिस्तान के हमारे सरहदात के ऊपर और जो हमें एक 40 साल इस जंग की वजह से जो असरात आए हैं, हम इस जंग के हवाले से जो है ना हमारा पाकिस्तान इसकी दहशतगर्दी का शिकार रहा है, क्लाशनकोव कल्चर रहा है इसकी वजह से, और इसकी वजह से हमारी इकॉनमी बैठ गई है। तो हम किसी तौर पर जो है ना अपने मुल्क में मजीद जो है ना जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हम चाहते हैं कि यह मुल्क एक आज़ाद मुल्क हो, इस मुल्क में आज़ाद खारिजा पॉलिसी हो, हम किसी की जंगों में शरीक न हो। अमन के लिए हम पूरी दुनिया के साथ शराकत चाहते हैं। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि उसने फ़लस्तीन के हवाले से भी अपनी जो इस वक्त चल रहा है फ़लस्तीन में, और एक तासुर दिया जा रहा है कि इसराइल को एक्सेप्ट करने के लिए भी कोई लॉबिंग हो रही है, या जो फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म हो रहा है आलमी दुनिया खामोश है, और ख़ासकर हमारी इस्लामी दुनिया ओवैसी को जो किरदार अदा करना चाहिए उसको अपना किरदार मजीद मुअस्सर अदा करना चाहिए। हम अपनी फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं इस मुश्किल वक्त में और उसका भरपूर साथ देंगे। मैं ओन साहब को जो है ना करूँगा कि वो अपनी बात करें। थैंक यू सो मच जी। दो चीज़ों पे और भी खान साहब ने डिस्कशन की जिसके ऊपर थोड़ा रोशनी डाल दूँ जी। सबसे पहले खान साहब ने कहा जो कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कार्रवाई हुई है, जो कि चीफ जस्टिस साहब देख रहे थे, तो उन्होंने कहा ये बहुत शर्मनाक है कि वो कौन सा मुल्क हो सकता है कि जहाँ पे अदलिया हाई कोर्ट के जजेस खुद इंसाफ के तालिब हों। और कल पूरे पाकिस्तान ने देखा कि जिस किस्म का रवैया चीफ जस्टिस साहब का था और बाकी तमाम जजेस का था, उसमें वो अकेले नजर आ रहे थे। तो खान साहब ये सवाल पूछना चाह रहे थे कि क्या चीफ साहब बताएंगे कि जो 8 फरवरी को इस मुल्क में डाका डाला गया, क्या वो भी किसी प्रेशर के तहत नहीं था? क्या तहरीक इंसाफ से जो अपने बल्ले का निशान लिया था, क्या वो भी किसी प्रेशर के तहत नहीं था?
کیا اس وقت تک ہمارے جتنے بھی پولیٹیکل کیسز اور خاص طور پہ ہماری خواتین کے کیسز جو یہاں پہ عدالتوں میں گھسیٹے جا رہے ہیں، کیا وہ بھی کسی پریشر کے تحت ہے جن کو آپ نے کھوٹے لائن لگا دیا؟ تو انہوں نے کہا یہ سوالات پوچھے جائیں گے اور چیف صاحب کو اپنے اس رویے کے حوالے سے پوزیشن کم از کم قوم کے سامنے کلیئر کرنی پڑے گی۔ اگر آپ کو اتنا ان کیمرہ کرنے کا اجلاس کا شوق ہے تو پھر قوم دیکھ رہی ہے اور انصاف کی طالب ہے قوم بھی اور وہ 6 ججز بھی۔ دوسرا، خان صاحب نے کہا ہے کہ جو پاکستان میں کسانوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ بہت ہی شرمناک ہے، یعنی کہ وہ ملک جو کہ کسان جس پہ دنیا میں سب سے زیادہ گندم پیدا ہوتی ہے، اگر اس ملک میں جب اس وقت آپ کو پتا تھا کہ 68 لاکھ ٹن گندم میں پاکستان میں موجود ہے، پورے پاکستان میں اکتوبر میں 68 لاکھ ٹن گندم کے ذخائر موجود ہیں، تو آخر وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے پاکستان میں یوکرین سے گندم منگوانے کے لیے اس کی اجازت دی؟ اور اجازت جس دن دی اس کے 7ویں دن وہ بیڑے جو بحری بیڑے تھے جو کہ گندم لے کے آ رہے تھے، اور ہماری انفارمیشن کے مطابق وہ بیڑے یوکرین سے نہیں آئے، وہ آلریڈی کراچی کے باہر کسی پورٹ پہ کھڑے تھے اور اس انتظار سے تھے کہ آج کیبنٹ اپروو کرے اور اس کے 4-5 دن بعد وہ ان لوڈ ہو جائیں۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت پنجاب میں 40 لاکھ ٹن جو 40 لاکھ ٹن گندم ہے وہ ذخائر میں پڑی ہے، اور اس وقت پنجاب نہ صرف پورے پاکستان کا جو اس وقت کسان ہے وہ اپنی گندم لے کے سڑک پہ پھر رہا ہے۔ تو خان صاحب نے حکم دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس کیس کو کورٹ میں لے کے جائے گی۔ جن لوگوں نے ہمارے اندازے کے مطابق 85 ارب روپے کی کرپشن اس پورا گھپلا کیا گیا جو کہ نگران سیٹ اپ میں کیا گیا ہے، پاکستان تحریک انصاف اس کو کورٹ میں لے کے جائے گی اور ان تمام لوگ جو کہ اس پوری ٹرانزیکشن میں انوالو ہے ان کو بے نقاب کیا جائے گا۔ اور آخری چیز انہوں نے یہ بھی کہا کہ تنظیم جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی تنظیم، انہوں نے حلیم نازل شیخ صاحب کو بھی کہا اور شبلی فراز صاحب کو بھی کہا کہ آپ لوگ جلدی سے پاکستان تحریک انصاف کی تنظیم مکمل کریں، کیونکہ جون کا مہینہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں خاص طور پہ جون اور جولائی میں ایک اتنی بڑی تحریک چلنے والی ہے جس میں پی ٹی آئی کے ٹائیگر خاص طور پہ نئی تنظیم آپ کے ساتھ کھڑی ہو، کیونکہ خان صاحب جب باہر نکلیں گے تو کسی نہ کسی نے ان کا استقبال کرنا ہے۔ اب روف صاحب کچھ کہنا چاہیں؟ میں کہتا ہوں جی کمل آ جاؤ جی جی جہاں خان صاحب نے بہت بڑے بڑے مسائل پہ بات کی، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین جیلوں میں ہیں ان کے لیے بالخصوص ہدایات دی ہیں کہ ان کی آزادی پہ بات کی جائے۔ بچوں والی خواتین کو اب 1 سال ہونے والا ہے جو ان کو رکھا گیا ہے جیلوں میں، اور ناجائز کیسز میں رکھا گیا، ان کو سڑکوں پہ بھی گھسیٹا جا رہا ہے، عدالتوں میں بھی گھسیٹا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ ہم نے ریزرو سیٹس کے لیے کیس سپریم کورٹ میں فائل کر دیا ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب اس کے وکیل ہیں، لیکن سپریم کورٹ میں یہی ہمارے قاضی صاحب ہیں جو چشم پوشی فرمانا چاہتے ہیں اور وہ کیس لگنے نہیں دیا جا رہا۔ یہ کھلا ڈاکہ سب نے 8 فروری کو بھی دیکھا ہے، اور ایک یہ بہت بڑا ڈاکہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کی ریزرو سیٹس کو بندر بانٹ کر کے ریوڑیوں کی طرح بانٹا گیا ہے ان پارٹیوں میں جو اس کو ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ مینڈیٹ ہمارا تھا اور سیٹیں کہیں اور دی گئی ہیں۔ تو اسی فورم سے میں آپ کے توسط سے چیف جسٹس صاحب سے کہوں گی کہ بس کریں، اب پریشر لینا چھوڑ دیں، لوگوں کو عوام کو انصاف چاہیے اور تحریک انصاف آپ سے انصاف مانگتی رہے گی۔ ایک چھوٹی سی بات اور انہوں نے کہی ہے، وہ ایک تلاش گمشدہ، میرا خیال ہم سب لوگ بھول چکے ہوئے ہیں، ایک شخص کافی دیر سے گم کھویا ہوا ہے اس ملک میں، جو کسی زمانے میں کمشنر راولپنڈی ہوتا تھا، اس کا پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں ہے، اس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے آپ کی بھی ڈیوٹی لگائی ہے، میڈیا سے بھی کہیں کہ اس کی کھوج کریں، کیونکہ اس نے 8 فروری کا جو ڈھونسلہ انہوں نے کیا تھا، جو فراڈ کیا تھا، اس کے اوپر سے پردہ چاک کیا تھا۔ تو آپ کی بھی مورل اور پروفیشنل رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ کم از کم آپ لوگوں سے سوال تو کریں کہ کہاں ہے کمشنر صاحب، کیا کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ، کن حالات میں ان کو رکھا گیا ہوا ہے، کن حالات میں انہوں نے اپنا بیان جو تھا وہ بدلا تھا۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، خان صاحب کے ساتھ جب بھی ملاقات ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ شخص یہاں پہ کیوں ہے، اور جب یہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ شخص اپنی ذات کے لیے اس جیل میں نہیں بیٹھا ہوا بلکہ یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے لیے جیل میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کیوں، کس طرح؟ کیونکہ کرپشن تو انہوں نے کوئی کی نہیں ہے۔ انہوں نے ہمیشہ اس ملک کو بلندیوں پہ لے کے گئے ہیں، چاہے وہ اپنے اسپورٹس مین کے زمانے میں تھے یا اس کے بعد ایک پوری عالمی برادری میں
सरबराहान मुमलिकत में उनका एक मुमताज़ मकाम था और जिस तरीके से वो इस मुल्क को ले जा रहे थे बुनियादी तौर पे वो यही था कि इस मुल्क में कानून और आइन की हुक्मरानी हो, एक रूल ऑफ लॉ हो, जिसकी पादाश में वो आज 9 महीने हो गए हैं कि यहाँ पे वो पाबंद सलासिल हैं। लेकिन उनकी जो अज़्म है, उनकी जो स्पिरिट्स हैं, उसमें कोई हमने कमी नहीं देखी, बल्कि वो ज़्यादा मुतहर्रिक हैं। आज मैं ये जिक्र करना चाहता था कि पिछले दिनों में बड़ा जिक्र हो रहा है कि कोई डील हो रही है, कोई बातचीत हो रही है और इस किस्म का कोई राब्ते हो रहे हैं। तो मैं एक तो पहले कहना चाहूँगा कि ऐसी कोई बात नहीं है। और खान साहब ने ये कहा है कि अगर तो कोई डील होगी, वो होगी सिर्फ एक, वो ये होगा कि एक तो आप सबसे पहले जितने भी सियासी कैदी हैं इस मुल्क में उनको आप रिहा करें। जहाँ तक ख़वातीन का ताल्लुक है, उनको भी आप कुछ उन पे हमारे जो दूसरे मुल्कों में या इवन पाकिस्तान में जो तासुर जा रहा है वो अच्छा नहीं है। ख़वातीन हमारी 50%, 49% हमारी आबादी का एक हिस्सा हैं और अगर हमने उनको मेन स्ट्रीम में लाना है तो ये एक बहुत बुरी एग्जांपल सेट हो रही है जिसमें कि जो ख़वातीन हमारी हैं पिछले 1 साल से वो अंदर हैं। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे वो हैं अपने ज़ात के लिए उनको कुछ भी नहीं चाहिए, ना उनको मुकदमों से इस तरह, वो सिर्फ ये कहते हैं कि जो मुकदमात हैं वो मैं लड़ूंगा लेकिन इंसाफ की फराहमी होनी चाहिए। तो वो अपने लिए तो कुछ मांग ही नहीं रहे हैं। और दूसरी ये है कि 8 फरवरी को जो भी हमारे मैंडेट पे, पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट पे जो डाका डाला गया, उसकी जल्द अज जल्द आप जो है तो जो सुप्रीम कोर्ट है उनको भी एक्शन लेना चाहिए। और जो इलेक्शन कमीशन है वो तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में जो जिस बारीकियों से वो हमें जो हमारा सिंबल है, हमारी पार्टी को सर्टिफिकेट नहीं दे रहे। आज हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अपने ऑफिस में, हेड ऑफिस में, जिसमें कि हम ये सारे जो वाइट पेपर जो हमने बनाया है 7-8 फरवरी और जो ये अभी जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, तो ये तो इलेक्शन को एक मजाक बना के रख दिया गया है। तो इसमें हम सारे हकाइक इलेक्शन 8 फरवरी के उसके हम कौम के सामने रखेंगे। और साथ ही साथ में हमारा जो भी मुतल्लिका इदारे हैं वो उनसे हमारी ये डिमांड होगी कि वो इस मैंडेट को वापस करें। इस मुल्क में अगर सियासी इस्तेहकाम आना है तो वो अवाम की मैंडेट को रिस्पेक्ट देना, कानून और आइन की हुक्मरानी को कायम करना, यही बस हमारे डिमांड्स हैं। इसमें अगर तो शाबाश अपना नवाज शरीफ या जरदारी की तरह वो अगर डील करना चाहते हो, कहीं बाहर मुल्क जाना चाहते, तो उनके लिए बहुत आसान था। लेकिन वो इस धरती के सपूत हैं और वो अपनी ज़ात के लिए कुछ मांग ही नहीं रहे हैं। सिर्फ वो ही चाहते हैं कि जो हमारे कैदी हैं और जो पाकिस्तान की अवाम है उनको उनका मैंडेट का रिस्पेक्ट किया जाए। एक छोटी सी बात, आज ही 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद सिंध से पहला कोई शख्स खान साहब से मिला है। तो चेयरमैन, हमारे बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने कराची और हैदराबाद के अवाम का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने 22 MNA की सीट्स और 36 MPA की सीट्स एज पर फॉर्म 45 हमें दी। कराची में 11.5 लाख वोट दिया, हैदराबाद में 3 लाख से ज़्यादा वोट दिया। तो खान साहब ने शुक्रिया अदा किया। और अंदरून सिंध कराची हैदराबाद के अलावा दीगर अजला में उन्होंने कहा है कि चूंकि जरदारी माफिया ने डाकू राज कायम है जरदारी का, उन्होंने मैंडेट पे भी डाका डाल दिया। जो 15 साल से सिंध के वसाइल पे डाका डाल रहे थे, मैंडेट पे जो डाका डला है, इंशाअल्लाह अगली दफा सिंध के अवाम भी तैयार हो जाए। इंशाअल्लाह जो मैंडेट कराची हैदराबाद और पूरे मुल्क में मिला है, इंशाअल्लाह अंदरून सिंध में मिलेगा। उसके लिए खुसूसी अहकाम खान साहब ने दिए हैं कि हम फौरी तौर पर अपनी तंजीम साजी को ग्रास रूट तक मुकम्मल करें। और हमने उनको बताया कि इंशाअल्लाह सिंध में हर डिवीजन में एक जलसा, जिसमें पहला जलसा हमें उन्होंने इजाज़त नहीं दी अभी तक, लेकिन हमारी 6 तारीख को डेट लगी है। पहला जलसा कराची में, उसके 15 दिन बाद मीरपुर खास में, फिर सखर डिवीजन में, फिर नवाबशाह डिवीजन में, फिर लाड़काना डिवीजन में और हैदराबाद डिवीजन में। हर 15 दिन बाद जलसा आयाम होंगे और इंशाअल्लाह हर डिस्ट्रिक्ट में एक वर्कर कन्वेंशन होगा। अवाम को मोबिलाइज किया जाएगा ताकि सिंध में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भरपूर अंदाज में मजबूत किया जा सके। हमारी भी खान साहब से मुलाकात होती है हर हफ्ते। गुज़श्ता समात में उन्होंने कहा था कि उन्होंने किसी भी डील या मुज़ाकरात का इख्तियार शकील फराज, अली मीर गंडापुर और उमर अयूब को दिया है।
ये जो इख्तियार आपको दिया गया है मुज़ाकरात। इसमें अभी तक डील नहीं, कोई मुज़ाकरात। पेशरफ्त है या किसी की तरफ से आपको कोई पैगाम या आपकी तरफ से कोई इनिशिएटिव दिया गया है? नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। हमारी तरफ से ना उनकी तरफ से। जो है वो चेयरमैन पानी कहते हैं चेयरमैन में कश्मीर के शफी फराज साहब है, गड्ढा साहब और उमर यूब साहब। मुझे ये बताइए कि दूसरी तरफ जो है जिस पार्टी में आपने शमूलियत इख्तियार की है सुन्नी इत्तेहाद के ऊपर, उनके चेयरमैन जो है वो इस्तीफे के मुताबिक कह रहे हैं कि इस्तीफे दिए जाए। मुझे ये बताइए कि आप ये तजर्बा दोबारा करेंगे उनके कहने पे, और एक दूसरा ये बता दीजिए कि अब आप इसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में चले गए, आपकी तहरीक इंसाफ की क्या हैसियत बनती है? देखिए, ये तो उनकी ज़ाती राय हो सकती है, ज़ाती राय रखता है। कोई इस किस्म का फैसला नहीं हुआ, न कोई इस में डिस्कशन हुई है। और चूँकि इस वक्त जो है ना पार्लियामेंट में बिल्कुल हम सुन्नी तारीख में शामिल हुए हैं, और जब भी हमारे फैसले होते हैं वो कलेक्टिव होते हैं, पानी चेयरमैन से मशावरत होती है, आपस में डिस्कशन होती है। तो जो फैसले करने हैं हमने बहुत कैलकुलेटेड होके टाइम के मुताबिक डिसीजन लेनी है। अभी तो हमारा ये प्लान है, इंशाल्लाह हम तमाम बार्स में जाएंगे, हम आवाम को मोबाइलाइज करेंगे, तंजीमें बनाएंगे, और जो इमरान खान जेल में है या जो हमारे बच्चे या जो हमारी लीडरशिप और वर्कर जेलों में है, इंशाल्लाह इसको निकालने के लिए अपनी भरपूर जद्दोजहद करेंगे। सर कैसा एक सवाल है, ये जो मौलाना फजल रहमान से आपकी मुलाकातें हुई है, माजी में भी पता नहीं अभी भी हो रही हैं, तो क्योंकि पीटीआई ये भी एक परसेप्शन है पीटीआई के अंदर से कुछ लोग नहीं चाह रहे हैं मौलाना से हाथ मिलाना, तो उसमें कितनी शराकत है और उनसे कोई बातचीत कर रही, क्योंकि उनके पास तो स्ट्रीट पावर है, आपके साथ अगर वो मिल जाए तो पीटीआई के लिए बहुत अच्छा होगा। देखिए, अभी हमारी आपस में बिल्कुल राबते तो है, मैं इसका इनकार नहीं, राबते भी है। अभी कोई बाकायदा कोई अलायंस जो चीज़ नहीं हुई है, लेकिन हम समझते हैं कि जिन पार्टियों के इस इलेक्शन के ऊपर जो है ना तहफ़्फ़ुज़ात है, इस इलेक्शन को जो है ना वो नहीं मानते, आज भी उसने जलसा किया है, तो हम ज़रूर तमाम पार्टियों के साथ राबते करेंगे। हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है कि ये रिग इलेक्शन, बल्कि रिग इलेक्शन नहीं है, ये तो सुपर रिग है, सुपर रिग इलेक्शन जो है ना, हाँ, तो इसके ऊपर जो डाका डाला गया हम हर एक के साथ हाथ मिलाएंगे। लेकिन इस वक्त बाकायदा हमारी बातचीत राबते हैं, लेकिन कोई अलायंस इस वक्त हमारे कोई वो नहीं है। शुक्रिया।